मैं एक ऐसे खानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ की लड़कियाँ डॉक्टर बनने के लिए सपने देखा करती हैं, मगर उनके सपने इतनी आसानी से पूरे नहीं होते। मैं डॉक्टर बनकर अपने ख्वाब को पूरा करना चाहती थी। मैं बहुत इज्जतदार परिवार की बेटी हूँ। मेरे खानदान में घर से बाहर काम करने वाली लड़कियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। कोई गरीब रिश्तेदार हो तो बाकी सारे रिश्तेदार उनकी मदद कर दिया करते थे, लेकिन किसी को भी यह हरगिज बर्दाश्त नहीं था कि लड़की कमाने घर से बाहर निकले। इस रस्म और अजीबोगरीब सिस्टम को तोड़ने वाले इकलौते इंसान मेरे पिताजी थे। सबसे पहले उन्होंने अपनी मर्जी की शादी की और मेरे मामा जी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और मेरे पिताजी भी बिजनेस करने के लिए शहर आए थे, जिन्होंने अपनी पसंद की शादी करने के बाद शहर में ही शिफ्ट हो गए। मैं पैदा हुई तो मेरी माँ की मौत हो गई। मेरे पिताजी और मामा बिजनेस में पार्टनर थे और बहुत अच्छे दोस्त भी थे। मामा जी की मौत के बाद पिताजी बहुत टूट गए थे। उनको अपना होश भी नहीं रहा था। पिताजी को मेरा ध्यान कभी नहीं आया। मेरे खानदान के लोगों ने ही मेरी परवरिश की। मैं अपने दादी के पास ही रह इस तंग माहौल में जहां सांस लेते हुए भी घुटन महसूस होती थी। मेरी एक बुआ एबनॉर्मल थी, इसलिए उन्हें कभी कमरे से बाहर नहीं निकाला जाता था। जब मैं बड़ी हुई तो मुझे उनको देखकर बहुत अफसोस होता था और बहुत हमदर्दी भी थी। सब लोग बुआ को पागल कहा करते थे, मगर मेरे साथ बुआ बहुत खुश रहती थी और हम बहुत सारी बातें करते थे। मेरे पिताजी महीने में एक बार मुझे अपने साथ शहर ले जाते थे। उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। आप लोगों के लिए यह ताज्जुब की बात होगी, लेकिन मेरी दूसरी माँ बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। शायद इतनी अच्छी थी कि मेरी सगी माँ भी इतनी अच्छी नहीं होती। और उन्होंने पिताजी से कहा कि हम पायल को अपने साथ ही रख लेते हैं। उस वक्त मैं 14 साल की थी। मेरे खानदान के लोग मेरी शादी करने की बातें कर रहे थे, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे कि मेरी इतनी कम उम्र में शादी हो जाए। मेरे पिताजी मुझे अपने साथ शहर ले आए। मैं शहर में आई तो मेरा बस एक ही ख्वाब था कि मुझे पागल लोगों का इलाज करना है। मैं एबनॉर्मल और पागल लोगों का इलाज करना चाहती थी। मेरे खानदान में जब ये बात पता चली तो कयामत आ गई। मेरी दादी तो बहुत ही गुस्से में आ गई थी और मेरे ताऊ जी ने तो रिश्तेदारी खत्म करने पर ही उतर आए थे, मगर मेरे पिताजी ने ठान ली था कि मेरे पिताजी मेरे खानदान वालों की बातों पर नहीं जाएंगे। मेरे पिता मेरे सारे सपने पूरे करना चाहते थे। उन्होंने मुझे आज़ादी दी और कहा कि जो तुम चाहे वैसा करो। ऐसे ही मेरे 6 साल बहुत मुश्किल से कटे। यह बात तो सबको पहले से ही पता थी कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहती हूँ और डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसलिए मेरे खानदान वाले मुझे अछूत समझते थे। कोई भी मुझसे बात नहीं करता था, ना ही किसी को मेरी परवाह थी। लेकिन फिर भी मैं अपनी मकसद में कामयाब होना चाहती थी। मैंने अपनी कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि मैं अपनी मंजिल को पा लिया। आज मैं अपने मुकाम तक पहुँच चुकी हूँ। मेरी उम्र 28 साल है और अब मैं डॉक्टर बन चुकी हूँ। मैंने अपने प्रोफेशन को ही अपनी जिंदगी बना लिया। यह पागल लोग मुझे बुरे नहीं लगते थे, मैं इनको अपना मानती हूँ। कई पागल मरीज मेरे इलाज से सेहतमंद हो चुके हैं। मैं आप लोगों के साथ अपनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। आगरा के हॉस्पिटल में जवान लड़कियों की बच्चेदानी के साथ क्या खेल खेला जा रहा था, यह राज सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर इन लड़कियों की बच्चेदानी किस इस्तेमाल में ली जाती थी? मुंबई से लेकर आगरा तक का सफ़र आसान नहीं था। मैं कभी भी यहाँ नहीं आना चाहती थी, मगर मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मुझ पर काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाकर और मेरी काबिलियत पर कई झूठे सवाल उठाकर मुझे 2 ऑप्शन दिए गए थे। डॉक्टर पायल, आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला यह कि हम आपका लाइसेंस कैंसिल करके आपका केस मीडिया में दे देंगे, जिसकी वजह से आपका पूरा करियर खत्म हो जाएगा और यहाँ मुंबई के किसी दूसरे अस्पताल में आपको जॉब नहीं मिलेगी। दूसरा रास्ता यह है कि आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, जिस वजह से आपकी इज्जत भी बच जाएगी और हमारे अस्पताल का नाम भी बदनाम नहीं होगा। मुझ पर अपने खिलाफ लगाए हुए झूठे इल्ज़ाम सुनकर बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए मैंने ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन चूज किया, क्योंकि मेरे खिलाफ अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। मजबूरन मुझे आगरा के हॉस्पिटल में आना पड़ा। यहाँ आने से पहले ही मैं यहाँ की काफ़ी कहानियाँ सुन चुकी थी। यहाँ आने से बेहतर यह था कि
डॉक्टर समझते थे कि अपनी नौकरी छोड़ दे क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत ही खराब था। और दूसरी बात यह थी कि यहाँ सबसे खतरनाक पागलों को रखा जाता था। मैं पहले जिस पागल खाने में नौकरी करती थी वहाँ पर वह मरीज आते थे जिनका इलाज पॉसिबल होता था, मगर आगरा के हॉस्पिटल में तो सुना था कि यहाँ लाइलाज मरीजों को रखा जाता है जिनका कोई इलाज नहीं है। वहाँ जाने से पहले ही वहाँ की कहानी मुझ तक पहुँच चुकी थी। जिसने भी इस हॉस्पिटल के बारे सुना मुझे वहाँ जाने से रोकना चाहा। मुझे बहुत मना किया गया मगर मैं भी मजबूर थी। अगर वहाँ नहीं जाती तो मैं सबके सामने जलील हो जाती। मुझ पर लगाए गए झूठे आरोप सारी दुनिया के आगे पेश कर दिए जाते, फिर मैं बेगुनाह होते हुए भी गुनाहगार साबित कर दी जाती। इससे बेहतर यही था कि मैं आगरा के हॉस्पिटल में ही ट्रांसफ़र हो जाती, इसलिए मैं आगरा आने के लिए राजी हो गई थी। शाम के वक्त तक मैं अस्पताल पहुंच चुकी थी। शाम के तकरीबन 5 बजे बज रहे थे। यहाँ का माहौल तो मैंने आते ही देख लिया था। जब मैंने वहाँ एंट्री की तभी एक कैदी लड़की ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की थी। मैं उसी वक्त समझ गई थी कि मेरा यहाँ बहुत मुश्किल वक्त गुजरने वाला है। मैंने जाते ही अपना चार्ज संभाल लिया। मैं चाहती तो आने के 2-3 दिन बाद भी ज्वाइन कर सकती थी, मगर मैंने सोचा कि काम तो करना ही है, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों। इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं आज से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लेती हूँ। पागल खाने के पास ही डॉक्टर स्टाफ के लिए हॉस्टल बना हुआ था। वहाँ कोई भी मुंबई का नहीं था। लोगों को बहुत हैरत थी कि मैं इतना बड़ा मुंबई शहर छोड़कर यहाँ आई हूँ। मैंने किसी से ज़्यादा दोस्ती करनी पसंद नहीं की। मैं अपने काम से कम रखती थी। मेरा काम पागल औरतों का इलाज करना था। वहाँ अलग अलग तरीके के पागल लोगों को रखा गया था। सबसे खतरनाक कैदी औरतों को बेड़ियों डाली जाती थी और उनको जंजीरों से बांधा जाता था ताकि वह खुद को नुकसान ना पहुंच सके। मेरी ड्यूटी अभी दिमागी बीमार औरतों का इलाज करना था, जो बहुत ही खतरनाक पागल औरतें थीं जिनके इलाज के लिए मेल डॉक्टर की टीम भी थी। मेल डॉक्टर के अलावा वहां कोई नहीं जाता था। मैं बहुत लगन और मेहनत से अपने मरीजों का इलाज कर रही थी। मेरी एक मरीज लड़की से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। वह मेरे इलाज और मेरे उस पर ज़्यादा ध्यान देने की वजह से बहुत जल्दी ठीक हो रही थी और अक्सर मैं उसे अपने साथ अपने ऑफिस में बिठा लिया करती थी। एक दिन वह मुझसे कहने लगी, पायल तुम्हें पता है वह जो बड़ा डॉक्टर आया है ना, वह बिल्कुल अच्छा नहीं है और जानबूझकर बहुत जोर जोर से टीके लगाता है, यहाँ बाजू में लगाता है। वह लड़की मुझे अपनी दोस्त समझती थी, इसीलिए वह मेरा नाम लेकर मुझे पुकारती थी। उसका नाम रिंकी था। मैंने उससे पूछा कि कौन सा बड़ा डॉक्टर। वह कहने लगी, वह रोज मेरी दोस्त को कहीं लेकर जाता है, मैं उसको अपने कमरे की खिड़की से छुप कर देखती हूँ। मुझे उसकी बातों पर यकीन नहीं आया। मैंने सोचा कि किसी डॉक्टर को क्या पड़ी होगी जो आधी रात को किसी पागल लड़की का इलाज करने आए। फिर रोज वह लड़की मुझसे एक ही बात कहने लगी। मैंने अपना दिमाग लगाया कि वह तो अब धीरे धीरे काफ़ी सेहतमंद और बिल्कुल ठीक होती जा रही थी, हो सकता है वह सच कह रही हो। उस रात में हॉस्टल जाने की बजाय पागल खाने में रिंकी के वार्ड में ही रुक गई। रात के 12 बजे अचानक आवाज़ आने लगी। रिंकी मुझे कंधे से हिला रही थी और मुझे खिड़की की तरफ देखने का इशारा कर रही थी। मैंने उसके साथ खिड़की की तरफ देखा। मेरी नींद से बंद हुई आंखें एकदम खुल गई। मैंने आंखें मलते हुए बाहर देखा। यह देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वह एक डॉक्टर ही था जो नीचे वाली वार्ड से एक लड़की को खींचते हुए अपने साथ लेकर जा रहा था। मैं भागकर नीचे गई मगर तब तक वह उसे अपने साथ लेकर कहीं जा चुका था। मुझे उस डॉक्टर का चेहरा नजर नहीं आया, पता नहीं वह कौन सा डॉक्टर था और रात के इस वक्त एक पागल लड़की को वह क्यों अपने साथ ले गया। क्या इलाज के लिए या फिर कुछ और करने? मैं दूसरी तरफ नहीं सोचना चाहती थी, लेकिन जो हालात मेरे सामने थे वह इसी तरफ इशारा कर रहे थे। ना जाने यह खेल कब से चल रहा था। बेचारी रिंकी तो मुझे रोज बताती थी मगर मैं उसकी बात मानती नहीं थी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि एक डॉक्टर ही अपने मरीज का फायदा उठा रहा था। अगले दिन मैं जानबूझकर फिर से रिंकी के वार्ड में रुक गई, लेकिन इस बार जो लड़की थी वह कल वाली नहीं, कोई और लड़की थी और 2 डॉक्टर उसे खींचते हुए अपने साथ ले जा रहे थे। हैरत की बात तो यह थी वह लड़की कुछ कह नहीं रही थी और चुपचाप उन लोगों के साथ जा रही थी।
वह लड़की शोर क्यों नहीं मचा रही थी? फिर मुझे ख्याल आया कि वह लड़की शोर कैसे मचा सकती है, वह बेचारी तो पागल है, उसे अपना क्या होश होगा। मैं भागकर नीचे गई और उन डॉक्टर्स के सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने डॉक्टर से कहा, रात के इस वक्त आप लोग इस लड़की को कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो दोनों मुझे देखकर घबरा गए। डॉक्टर राजीव, जो कि सीनियर डॉक्टर थे, वह कहने लगे कि हम डॉक्टर हैं तो इलाज के लिए ही लेकर जाएंगे ना। वह मेरे सामने उस लड़की को अपने साथ लेकर चले गए। वह सीनियर डॉक्टर थे, इसलिए मैं उनको देखकर चुप हो गई। कई रातों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। मैं यही देखती कि वही सीनियर डॉक्टर अपने साथ एक डॉक्टर को लाता और अपने साथ किसी ना किसी पागल औरत को ले जाता। न ही मैं उन लोगों को रोक सकती थी और न ही वह डॉक्टर उन्हें रोक सकती थी जो रात की ड्यूटी पर होती थी। मैंने उन डॉक्टर से कहा कि तुम इन्हें जाने क्यों देती हो? कहने लगी कि मैं कैसे रोकूं, वह सीनियर डॉक्टर राजीव है, उनको बोलने की या रोकने की जुर्रत कोई नहीं कर सकता। मैंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम्हें यह तो पता होगा कि रात के इस वक्त क्या हो रहा है, यह लोग क्या करते हैं? मगर उस डॉक्टर को भी कुछ नहीं पता था, लेकिन मैं तो शक में पड़ चुकी थी। आखिर ऐसा कौन सा इलाज है जो रात के इस वक्त होता है? मैंने वार्डन को बताया तो उन पर मेरी शिकायत का कोई असर नहीं हुआ और कहा गया कि डॉक्टर राजीव का इलाज करने का अपना तरीका है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। किसी को कोई फिक्र नहीं थी कि वह लड़की बहुत ज्यादा पागल थी, लेकिन उस लड़की की भी अपनी कोई इज्जत थी, ऐसे कैसे कोई भी उसे बाजू पकड़कर ले जाएगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मेरा दिल बार बार कह रहा था मुझे लड़कियों के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने एक एप्लीकेशन लिखी कि मेरी ड्यूटी वार्ड में ही लगा दी जाए, लेकिन उस पर से भी साफ इनकार हो गया। कहा गया कि वह बहुत खतरनाक पागल औरतों की वार्ड है, आप वहां हैंडल नहीं कर सकती। मैं मायूस हो गई और हर तरफ से रास्ता बंद था। ना जाने ऐसा कौन सा राज था और वह डॉक्टर क्या करते थे। कोई भी मेरी बात सुनने और समझने को तैयार ही नहीं था। मैंने फैसला किया कि जिन लड़कियों को मैंने उस डॉक्टर को ले जाते हुए देखा है, क्यों ना उन लड़कियों का टेस्ट किया जाए, क्योंकि वह लड़कियां तो खुद कुछ बताने के काबिल नहीं थी। उनका टेस्ट हो जाता तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता और पता चल जाता कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या नहीं। मैं दोबारा रात को उस वार्ड में गई और वहां की डॉक्टर को सब कुछ बता दिया। डॉक्टर कहने लगी कि तुम उन बड़े लोगों से इन पागल लड़कियों की खातिर क्यों पंगा मोल ले रही हो? मैंने कहा, मैं पागलों की डॉक्टर हूँ तो उन्हीं के बारे में सोचूंगी ना। फिर मैंने लड़कियों का टेस्ट करने के लिए उनको अपने रूम में बुलवाया। जैसे ही मैंने उनका टेस्ट करने के लिए उनके कपड़े हटाए, यह देखकर तो मैं हैरान रह गई थी कि उस लड़की के पेट पर टांके लगे हुए थे, जैसे कोई ऑपरेशन हुआ हो। फिर मैंने दूसरी लड़की को बुलाया और उन सारी लड़कियों को बुलाया जिनको डॉक्टर शुक्ला अपने साथ लेकर जाते थे। उन सब लड़कियों के पेट के ऑपरेशन हुए थे और बाकी की लड़कियां बिल्कुल ठीक थी। मैं तो देखकर चौंक गई थी कि आखिर डॉक्टर राजीव यह किस किस्म का इलाज कर रहे हैं। आखिर पेट का ऑपरेशन क्यों? मैंने 2-3 लड़कियों का और चेकअप किया और उनके कुछ टेस्ट भी करवाए। जब टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर से बच्चेदानी गायब थी। मैंने बाकी लड़कियों के भी टेस्ट करवाए और यही बात सामने आई। अब तो मैं सही मायनों में चकरा कर रह गई थी। डॉक्टर राजीव और उनकी टीम ने हैरान कर दिया। आखिर उन मासूम लड़कियों के साथ कैसा जुर्म किया था? मैंने सोचा सबूत तो मेरे पास ही है। मैं अस्पताल के हेड के पास जाकर उनको इन डॉक्टर्स की सारी सच्चाई बताती हूँ कि डॉक्टर राजीव इन बेचारी लड़कियों के साथ कितना बड़ा जुर्म कर रहे हैं। मैं बहुत जोश और उम्मीद के साथ उठी, लेकिन फिर आधे रास्ते में ही रुक गई। मुझे ख्याल आया कि पहले मैं यह तो मालूम कर लूं कि वह लड़कियों की बच्चेदानी निकालकर किस मकसद में इस्तेमाल कर रहे थे। मैं चुप रह गई। अब मुझे इस बारे में मालूम करना था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अस्पताल का आधे से ज़्यादा स्टाफ इस बारे में ज़रूर जानता है। ऐसा मुझे लड़कियों का टेस्ट करवाने के बाद पता चला था। उन सब ने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की थी ताकि मैं इन मामलात से दूर रहूं। वो बड़े डॉक्टर है और यहाँ काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। उन लोगों से टक्कर लेना मतलब इस अस्पताल से अपनी नौकरी से हाथ धो लेना था। इसी वजह से कोई भी मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। अब जो भी करना था वह मुझे खुद करना था। अगले दिन अस्पताल में एक नई लड़की को लाया गया।
उस लड़की को देखकर मेरे होश उड़ गए क्योंकि उस लड़की को मैं जानती थी और बहुत ही अच्छे से जानती थी। उस लड़की को देखकर मुझे सब याद आने लगा। वह एक न्यूज़ रिपोर्टर थी जो पहले मेरा इंटरव्यू ले चुकी थी। उस लड़की को मैं अपनी कहानी सुना चुकी थी। उस लड़की के जाने के बाद मैंने अपने आज के काम का जायजा लिया। मुझे राउंड पर भी जाना था। मैं जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकली तो वही रिपोर्टर मुझे सामने से आती हुई दिखाई दी। कहने लगी, मैम मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो क्या बात है। उसने पीछे मुड़कर देखा और कहने लगी, यहाँ नहीं कहीं और बात करते हैं। ऐसा कीजिए, आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, मैं आपसे फ़ोन पर बात कर लूँगी। उसका अंदाज देखकर मैं कुछ चौंक सी गई थी और उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया। वह लड़की मुझे थैंक यू कहकर भाग गई। मुझे अभी इस अस्पताल में आए ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और मेरी लगन और काबिलियत की बिना पर जल्द ही मुझे इस अस्पताल का इंचार्ज बना दिया गया था। मैं काफ़ी दिनों से इस बात को नोट कर रही थी कि इस अस्पताल में कुछ तो गलत जरूर हो रहा है। मेरा शक मुझे बार बार इशारे दे रहा था कि मेरे खिलाफ कुछ खिचड़ी पक रही है। जब कोई एक अव्वल दर्जे पर पहुंच जाए तब हादसों की भी कमी नहीं होती। मुंह पर तो सब मेरे थे मगर पीठ पीछे क्या हो रहा था मैं कुछ नहीं कह सकती थी। मैं नहीं जानती थी कि मेरे खिलाफ क्या साजिश रची जा रही है। होश तो मुझे तब आया जब पानी सर से ऊंचा हो गया। मेरे खिलाफ संगीन करप्शन के इल्जाम लगाए गए क्योंकि अस्पताल की सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी, इसीलिए मुझे बहुत सोच समझकर फंसाया गया था। कुछ दिनों पहले ही अस्पताल की तरफ से अनाथालय के बच्चों के लिए डोनेशन किया गया था। इस पर मेरे सिग्नेचर थे। मुझे खुद ही मेल करके कहा गया था कि मैं इतनी रकम डोनेट करूं, लेकिन बाद में पता चला कि वह फेक अकाउंट था जिससे मेल आया था। सारे वाक्य को मिर्च मसाला लगाकर इसी रिपोर्टर लड़की ने पेश किया था। मुझे उससे यह उम्मीद नहीं थी। कहाँ वह लड़की मेरा पर्सनल इंटरव्यू लेने आई थी और अब उसने मेरे बारे में टीवी पर ना जाने कैसी न्यूज़ ब्रेक कर दी थी। इसी लड़की ने मुंबई में भी मुझे फंसाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से मेरा मुंबई से यहाँ आगरा में ट्रांसफ़र हुआ था। यह लड़की यहाँ भी मेरे साथ ऐसा ही कर रही थी। मैं अपनी बर्बादी का जिम्मेदार इस लड़की को ही ठहरा थी। इसी लड़की की वजह से तो मैं यहाँ आई थी। यह लड़की यहाँ क्या कर रही थी और इसको कौन यहाँ एडमिट करवा कर चला गया था। 3 महीने पहले की बात थी जब यह लड़की मेरा इंटरव्यू लेने आई थी, लेकिन उस वक्त तो यह लड़की बिल्कुल ठीक थी और मेरे खिलाफ साजिश करने वाले लोगों का साथ भी दे रही थी। मगर अब बीमार होकर वह लड़की यहाँ इस अस्पताल में एडमिट थी। मैं उसके पास गई तो वह मुझे खोई खोई नज़रों से देख रही थी, जैसे मुझे पहचानने की कोशिश कर रही हो। मैंने ध्यान से उस लड़की की तरफ देखा। उसके शरीर पर चोटों के काफ़ी निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की को कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। जो भी था, मगर इस लड़की ने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मगर बदला लेने के लिए मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकती थी। मैंने उसका इलाज करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ मैं कोशिश में लगी हुई थी कि डॉक्टर शुक्ला के राज तक भी पहुंच जाऊं। मगर अभी तक मुझे कोई कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। वह बहुत शातिर इंसान था। मेल वार्ड में फीमेल डॉक्टर का जाना मना था क्योंकि वहां मर्द डॉक्टर ही काफ़ी होते थे। मैंने बहुत बार देखा था कि वह लड़कियों को मर्दों वाली साइड पर ले जाते थे। मैं इंतजार में थी कि अब कब वह अगला शिकार करेंगे, लेकिन अब डॉक्टर राजीव को मुझ पर शक हो चुका था कि मैं उनकी जासूसी कर रही हूँ। डॉक्टर राजीव मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। अगर मैंने इधर उधर ताका झांकी करने की कोशिश की तो मेरे साथ अच्छा नहीं होगा। डॉक्टर राजीव के जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक अपने गुस्से को काबू में करती रही। मैं उनको जवाब देना चाहती थी, मगर मेरी आवाज़ ही हलक से नहीं निकली और मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आया कि मुझे उनके सामने कमज़ोर नहीं बनना चाहिए था। मैंने देखा कि वह न्यूज़ रिपोर्टर रूपाली वह बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ। वह कहने लगी, वह गंदा आदमी है जो पता नहीं अब कहाँ चला गया। वह डॉक्टर राजीव की बात कर रही थी। मैंने उसे दोपहर की गोली खुद अपने हाथों से खिलाई। मेरा इरादा यह था कि मैं जल्द से जल्द उसे बिल्कुल ठीक कर दूं, ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि वह यहाँ तक कैसे पहुंची और वह यहाँ क्या करने आई थी और उसे यहाँ इस पागल खाने में कौन छोड़कर गया था। और सबसे बड़ी बात कि एक अच्छी खासी इंटेलिजेंट लड़की को दिमागी मरीज बना दिया गया। आखिर ऐसा किसने किया, यह भी एक बहुत बड़ी उलझन की बात थी।
रूपाली को यहाँ तक छोड़कर जो भी गया था यकीनन उसी ने रूपाली की ऐसी हालत की थी। मैंने रजिस्टर चेक किया तो देखा कि रिश्तेदार वाली जगह पर मित्र लिखा हुआ था, यानी उसका कोई दोस्त उसे यहाँ छोड़कर गया था। रूपाली की दिमागी हालत अब ठीक होने लगी थी, इलाज चलते रहने से पहले काफी ठीक हो गई थी, मगर जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक कोई फायदा नहीं था। मैंने पूरे महीने रूपाली पर खूब मेहनत की और वह दिन भी आ चुका था जिस दिन रूपाली पूरी तरह से ठीक हो गई। मैंने रूपाली से पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे? वह कहने लगी कि मैंने आपके साथ बुरा किया था, इसीलिए मुझे मेरे किए की सजा मिल गई। मेरा काम तो आपको पता ही है, मैं रिपोर्टिंग करती हूँ, मुझे पूरे शहर के पागल खानों की मालूमात लेनी थी और वीडियो बनानी थी। मैं इसीलिए फेमस थी क्योंकि मैं किसी भी हाल में सच को सामने लेकर आने वाली थी, क्योंकि मैं भेष बदलकर यहाँ आई थी ताकि यहाँ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकूं कि यहाँ के पागल खाने का माहौल कैसा है। मैं 10 दिन यहाँ पर रुकी और इन 10 दिनों में मुझे यहाँ की बहुत सी अजीब बातें पता चली। यहाँ पागल मर्दों के शरीर से अलग अलग किस्म के पार्ट निकालकर उन पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और पागल औरतों के शरीर से बच्चेदानी भी निकाली जाती है। मैंने सब रिकॉर्ड किया हुआ था और मेरे पास भी है। मैं वापस गई और अपने चैनल के मालिक को बताया। उन्होंने वह सारे सबूत मुझसे ले लिए और मुझसे कहा कि यह सारा सच वह मौके पर ही सबके सामने लेकर आएंगे। फिर मुझे आपका इंटरव्यू लेने और हालात का जायजा लेने का मौका दिया गया। जिस पागलखाने में आप पहले काम किया करती थी, मैं वहां पर भी भेष बदल कर गई थी, मगर वहां पर ऐसा वैसा कुछ गलत नहीं हो रहा था। उस समय मैं आपको यहाँ के बारे में भी बताना चाहती थी। मैंने चैनल वालों को सब बता दिया था, मगर यह क्या, मैं तो दंग रह गई। मुझसे कहा गया कि मैं आपके खिलाफ एक शो करूं वरना मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मैंने अपनी नौकरी बचाने की खातिर आप पर झूठे इल्जाम लगा दिए। मैंने जो कुछ भी किया अपने चैनल वालों के कहने में आकर किया था। बाद में मुझे एहसास हो गया था कि आपके खिलाफ आपके ही 1-2 डॉक्टर्स ने मुझे भी इस सब में इस्तेमाल किया। मैंने जब चैनल वालों को धमकी दी कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वह सब मालूम हो गया है और अब मैं सारी दुनिया के सामने सच लाकर ही रहूंगी, तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे बांध दिया। मेरी याददाश्त मिटाने के लिए वह लोग रोज मुझे कर दिया करते थे, और यहाँ पर मुझे मेरा पति ही छोड़कर गया है। मेरे पति मुझे यहाँ पैसों के लालच में छोड़ गए हैं। मेरा नसीब अच्छा था, यह मेरी खुशकिस्मती है कि यहाँ पर मुझे आप जैसी डॉक्टर मिली जिसने मुझे पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दिया। रूपाली की कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने उसे बताया कि मैं आजकल डॉक्टर राजीव के पीछे हूँ, वह क्या करते हैं यह सच जानना चाहती हूँ। लेकिन मेरी आधी परेशानी तो तुमने ही हल कर दी। तुमने मुझे बता दिया कि यहाँ पर क्या होता है, लेकिन अभी यह पता नहीं चल पाया है कि वह बच्चेदानी निकालकर क्या करते हैं। रूपाली मुझसे कहने लगी कि अगर आप चाहे तो मैं भी आपकी मदद कर सकती हूँ। मैंने कहा, तुम क्या करोगी? कहने लगी, मैं तो पागल हूँ और पागल तो कुछ भी कर सकती है। मैं डॉक्टर राजीव के पीछे चली जाऊंगी और सब कुछ पता करके चली आऊंगी, लेकिन इसमें रिस्क और खतरा बहुत था। मैं रूपाली की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि रूपाली पहले भी काफी नुकसान उठा चुकी थी। अब मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। अब मेरे पास एक और बहुत अच्छा प्लान था। उस आइडिया के अकॉर्डिंग चलकर सारी सच्चाई हमें मालूम हो सकती थी। मैं अगले दिन मार्केट गई और एक बटन कैमरा खरीदा और वह कैमरा लाकर मैंने रूपाली को दे दिया और उसे उस वार्ड में भेज दिया जहां डॉक्टर राजीव को राउंड लगाना था। रूपाली बहुत खूबसूरत जवान लड़की थी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि वह रूपाली की तरफ ध्यान जरूर देंगे। जैसे ही रात हुई मैंने देखा कि डॉक्टर राजीव अपने साथ दूसरे डॉक्टर के वार्ड में चले गए हैं। थोड़ी देर बाद जब वह बाहर निकले तो उनके साथ रूपाली थी। मेरा यकीन सच में बदल गया था। अब आगे की कार्यवाही मुझे करनी थी। मैं भागकर डॉक्टर के पास गई और रूपाली का हाथ छुड़ाकर कहा, आप लोग जो भी करते हैं अपने मरीजों के साथ यह बहुत गलत है। इतने सारे लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी और अब इसको अपना शिकार नहीं बना सकते। मेरे इस तरह बोलने पर डॉक्टर राजीव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह दोनों खाली हाथ वहां से चले गए थे। मैंने रूपाली से पूछा, काम हो गया? उसने कहा, हाँ जी हो गया। मैंने दोनों डॉक्टर के कोट की जेब पर कैमरा फिट करवा दिए हैं। मैं और रूपाली अंदर आ गए और मोबाइल पर लाइव वीडियो देखने लगे कि अब डॉक्टर राजीव क्या कर रहे हैं।
डॉक्टर राजीव ने अपनी लेबोरेटरी में जाते ही झटके से टेबल पर हाथ मारा और दूसरे डॉक्टर से कहा, वह पिद्दी सी डॉक्टर इतने दिनों से हमारा रास्ता रोक रही है। इसका तो कुछ करना ही होगा। इससे पहले कि वह हमारी असलियत तक पहुंचे हमें उसका कांटा साफ करना पड़ेगा। मैं अपने बारे में यह प्लानिंग सुनकर हंस पड़ी। अभी उनको मेरे बारे में पता नहीं था। उसी वक्त एक और डॉक्टर कमरे में आए। उसके साथ एक बेहोश लड़की थी जिसे उन्होंने टेबल पर लिटा दिया। आज शायद वह इस बेचारी की बच्चेदानी निकालने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि भागकर उसके पास जाऊं और उस लड़की को बचा लूं, मगर सबूत बनाने के लिए जरूरी था कि मैं चुपचाप यह रिकॉर्डिंग होने दूं। उन्होंने उस लड़की के शरीर से बच्चेदानी निकालकर एक प्लास्टिक की थैली में डालकर उसे पैक कर लिया। उसके बाद उसके शरीर पर टाके लगा दिए और लड़की को वहां से भेज दिया। यह सब मेरे पास रिकॉर्ड हो चुका था और यह सबूत उस डॉक्टर राजीव को जेल भिजवाने के लिए काफी था। बाकी की बातें तो अरेस्ट होने के बाद वह खुद पुलिस को बता देता। मैंने अगले दिन सारे सबूत पुलिस को देने की बजाय सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। उससे पहले मेरे दिमाग में ख्याल आ गया था कि अगर पुलिस भी इन लोगों के साथ मिली हुई निकली और उन लोगों ने भी मेरे सारे सबूत जाया कर दिए तो क्या होगा। इसलिए मैंने सोशल मीडिया पर सारे सबूत डाल दिए। एक तूफान सा मच गया था। पुलिस पर दबाव गया। आखिरकार पुलिस को इन सब डॉक्टर को गिरफ्तार करना ही पड़ा। डॉक्टर राजीव ने पुलिस को जो बयान दिए थे, वह जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा था, वह ट्रांसजेंडर के अंदर बच्चेदानी प्लांट करके बच्चों की पैदाइश करवाने के तरीकों पर रिसर्च कर रहा था। उसने काफी ट्रांसजेंडर के अंदर उन लड़कियों से निकाली गई बच्चेदानी प्लांट की थी और आर्टिफिशियल बर्थ के तरीके को अंजाम देना चाहता था। उसके अलावा जो औरतें बांझ होती या किसी भी वजह से अपनी बच्चेदानी को खो देती थी यह भारी रकम लेकर ऑपरेशन करके उनमें बच्चेदानी प्लांट कर देते थे। अभी इन सब चीजों पर रिसर्च चल ही रही थी कि वह सब मेरी नजरों में आ गए। मैं उनके पीछे पड़ गई और सारी कहानी जानने की खातिर उनको ट्रैप किया। इसके अलावा रूपाली ने जो सबूत कुछ महीने पहले इकट्ठे किए थे, उसने वह भी सोशल मीडिया पर डाल दिए। साथ ही अपने चैनल वालों पर भी मुकदमा कर दिया। रूपाली ने एक वीडियो बनाकर मेरी बेगुनाही को भी साबित कर दिया। उन डॉक्टर को अदालत ने सजा दे दी थी और उनका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। मेरी सच्चाई पता चलने पर मुंबई में मुझे दोबारा अपना जॉब संभालने की ऑफर मिल गई, मगर मैं अब यहाँ ही रहना चाहती थी। यहाँ का माहौल खराब नहीं करना था और उसे ठीक करने के लिए यहाँ मुझ जैसी डॉक्टर की काफ़ी ज़रूरत थी। मैं यहाँ पर काफ़ी लगन और मेहनत से काम करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पागलों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ ताकि वह भी हम तुम जैसी ज़िंदगी जी सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद दोस्तों।